गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज राज शंकर एट केजीएस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग सोशियोलॉजी में पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें उस पर एक बहुत चर्चा करने वाले हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे बच्चों में, स्टूडेंट्स में तैयारी बहुत अच्छी होती है, परंतु बच्चों में हमेशा एक डर होता है, एक अनिश्चितता होती है, एक समस्या होती है कि हम पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें। आपके पास सामग्री बहुत इकट्ठा होता है, बहुत सारी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे नोट्स बना लेते हैं, फिर भी एक चुनौती होती है कि हम पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें। अक्सर बच्चों में आंसर लिखने से उनको डर लगता है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम सिविल सर्विसेज में पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, खासकर जो समाज शास्त्र एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में या कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसमें हम पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें, जीएस में भी पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि पीवाईक्यूज को सॉल्व क्यों करना चाहिए, फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में हम किन चीजों का ध्यान रखें, और उसके बाद एक कोई क्वेश्चन हम उठाते हैं और उस पर हम कैसे आंसर लिखेंगे, इसकी चर्चा आज आपके सामने हम करने जा रहे हैं, खासकर समाज शास्त्र के विद्यार्थियों को जिनके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आप पीवाईक्यूज के इस पैटर्न को समझ जाएंगे अच्छे से तो मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूं कि आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। राइट, तो आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा हम लोग पीवाईक्यूज। सबसे पहले हम लोग लिखना चाहेंगे, यहां लिख सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यूज। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी पीवाईक्यूज है को कैसे हल करें। राइट, पीवाईक्यूज को कैसे हल करें, ये हमारा टॉपिक है कि पीवाईक्यूज को कैसे हल करें, और ये क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा देखेंगे कि हमें पीवाईक्यूज क्यों करना चाहिए, क्यों। सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं आप लोग कि पीवाईक्यूज को हल क्यों करें। राइट, तो पहला पार्ट हम देखेंगे पीवाईक्यूज को हल क्यों करें, फिर देखेंगे पीवाईक्यूज को हल कैसे करें। राइट, तो पीवाईक्यूज को हल क्यों करें। अक्सर लोग क्यों कहते हैं, आजकल मेंटोरशिप से लेकर सब कुछ तक आजकल लोग इतना जोर क्यों देते हैं इस बात पर कि हमें पीवाईक्यूज को सॉल्व करना चाहिए। पीवाईक्यूज को सॉल्व क्यों करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे तर्क और लॉजिक दिए गए हैं। पहली बात हम कह सकते हैं, पीवाईक्यूज को जब सॉल्व करेंगे ना तो यूपीएससी में सबसे पहले जो यूपीएससी में पैटर्न क्या होता है ना, पैटर्न, तो जो पैटर्न हमारा होता है, पैटर्न जो होता है ना यूपीएससी में, वो पैटर्न का पता लगाना। इससे पता चलेगा पीवाईक्यूज को सॉल्व करने को पैटर्न का पता लगाना या पैटर्न को समझना। यदि आप यूपीएससी के पैटर्न, बाय द वे यूपीएससी का कोई अपना बहुत पैटर्न होता नहीं है, फिर भी यदि यूपीएससी के पैटर्न को यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत मुश्किल होगा। तब भी यदि हम पीवाईक्यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ पैटर्न हमें समझ में आती है और उसको हम देखते हैं। दूसरा है, देखते हैं कि यूपीएससी जो इस मामले में कि अपने सब्जेक्ट मैटर में यूपीएससी कैसे अपने थीम्स को रिपीट करती है। थीम्स को रिपीट को समझना, यूपीएससी के थीम्स के रिपीट को समझना। एक तो हो गया कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है उसको समझना है, यूपीएससी का जो थीम्स कि बार बार यूपीएससी किस प्रकार के थीम्स को, किस प्रकार के जो व्यूज को वो लाती है उसको समझने की कोशिश करना। दूसरा है कि यूपीएससी की जो भाषा है ना, या ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि जो हमारी पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज की भाषा क्या होती है, कि भाषा को समझना ये बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चों में देखिएगा क्या होता है कि सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर वो लिखेंगे। यदि क्वेश्चन है, बहुत बार होता है ना कि इसका विश्लेषण करें, इसका मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, टिप्पणी करें, चर्चा करें,
तो ये सारे चीजें होते हैं ना, डिस्कस करना, एनालाइज करना, कमेंट करना, क्रिटिकल एग्जामिन करना, एसेस करना, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, इन सारे वर्ड्स के अपने अपने मीनिंग होते हैं। जब तक आप इसके सारे वर्ड्स के अलग अलग वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे, तो अलग अलग क्वेश्चंस के जो रिक्वायरमेंट है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। और जब तक आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक आंसर कैसे लिखेंगे। इसलिए बेहतर आंसर लिखना है आपको, तो जो लैंग्वेज है, अलग अलग वर्ड है, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, डिस्कस, सुना होगा ना ये सारे वर्ड्स आपने, कमेंट, ये सारे वर्ड्स के अपने अपने मतलब होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। इसको समझ में आ गया आपको कि कैसे इसके अलग अलग मतलब हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं, तो उसके हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। इसलिए लोग फोकस करते हैं सबसे ज्यादा इस पर। तीसरा जो हमारा है, इससे हमको पता चलेगा कि हमें समय का प्रबंधन करें। समय प्रबंधन, ये देखो साहब, यूपीएससी में सबसे जरूरी है कि हमें अपने समय का प्रबंधन करना है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पूरी तैयारी करते हैं, कभी कभी यूपीएससी में एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम दे देते हैं, दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम रहता नहीं, और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्वेश्चन छूटना डिजास्टर है। और अंतिम समय जो कह रहा हूं, अंतिम बात, उससे क्या होगा, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। यस, ये भी होगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन लिखते नहीं, कहते हैं सर तैयारी तो हमारी अच्छी है, मुझे डर लगता है आंसर लिखने, कैसे आंसर लिखूं सर, बहुत दिक्कत होती, बहुत प्रॉब्लम होती। तो जैसे आप ऐसा करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, आपके दिमाग में उसका थीम, उसका पैटर्न पता है, आपकी लैंग्वेज पता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, फिर आप उसका आंसर लिखना शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत। तो ये बात हो गया, क्यों पीवाईक्यू सॉल्व करें, एक बात बता दिया आपको। अब इसी में चलते हैं आगे कि पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें। पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें, पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व, पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें या कैसे हल करें, कैसे हल करें, पीवाईक्यूज को कैसे हल करें, यह भी क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज को कैसे क्रैक करें या पीवाईक्यूज को कैसे हल करें, इसके भी 2 चीज हम बता रहे हैं आपको। एक तो सबसे पहले कोई भी पीवाईक्यूज हल करना है आपको, तो साहब सबसे पहले जो आपका सिलेबस है ना, पाठ्यक्रम, सिलेबस को पूरा करें। देखिए आजकल कुछ बच्चे ऐसा हैं कि कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, 2 महीना होता है और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ नहीं होने वाला आपका। आप 2 महीने पढ़ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल आप ऐसा व्यक्ति हैं कि बिना लाइफ सेविंग जैकेट लेकर आप कोई समंदर में कूद जाते हो तैरने के लिए, ऐसी ही स्थिति है। आपको कम से कम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस का लेवल आप में आ जाए, फिर आप सिलेबस आपका कंप्लीट हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आप बेहतर आंसर लिख सकेंगे, इंटरलिंक भी कर सकेंगे। तो एक सिलेबस कंप्लीट हो, दूसरा जो हो, जब भी हम लिखें उसको, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब जब हम उत्तर संरचना, जब उत्तर संरचना है तो उत्तर संरचना को, स्ट्रक्चर को ठीक से समझें, ठीक से समझें। कोई भी आंसर जब हम लिखते हैं तो आमतौर पर देखते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। आप कहते हैं इसका पहला पार्ट क्या करते हैं हम लोग, परिचय देते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, राइट। इसके बाद पहला परिचय देते हैं, दूसरा इसका होता है जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, दिस इज कंसिडर द इंट्रोडक्शन, राइट। पहला पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट इसका होता है जिसको आप बोलते हैं, दूसरा कहते हैं जो इसका मुख्य ढांचा, मुख्य ढांचा जिसको बॉडी कहते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी। और तीसरा कहते हैं इसको अंततः जो है इसका सारांश क्या होगा, इसको बोलते हैं कंक्लूजन। सारांश लिखना होता है या कंक्लूजन लिखना होता है, या फिर कह सकते हैं उसका निष्कर्ष लिखना होता है। ये बहुत, निष्कर्ष बहुत काम का चीज है। ये 3 चीजों को हम ध्यान देते हैं आंसर में। इंट्रोडक्शन कहां शुरू करेंगे, जो हमारा कीवर्ड होगा ना, कीवर्ड, उसी से हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, राइट। जैसे कि अभी आपको एक जगह थोड़ी सी मैं बता रहा हूं,
एक जैसे जैसे आप लिखेंगे, पहला पार्ट होगा इसका इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट हमारा है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं परिचय। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं परिचय। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? परिचय होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा परिचय हुआ, और परिचय जो होता है उसमें जो कीवर्ड होगा ना, कीवर्ड आपका, उस कीवर्ड को क्या करना है? परिभाषित करें। उसको क्या करना है हमको? परिभाषित करें। और कितने शब्दों में परिभाषित करना है? ये मैक्सिमम 30 से 40 शब्दों में, 30 से 40 शब्दों में। देखिए साहब, कीवर्ड को तो परिभाषित करना पड़ेगा। आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही शानदार हो, क्योंकि जैसे ही कोई आदमी आपका इंट्रोडक्शन पढ़े, कीवर्ड पढ़े, उसको लगे यार कुछ तो जान है इसमें, मजा आ रहा है, फिर वो ऑटोमेटिकली चले जाए। जैसे आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं ना, और जितना पढ़ते जाएंगे उतना डीपली आपको फंसाता चला जाएगा, डूबते चले जाएंगे, और अंतिम समय तक वह लगे रहेंगे उसमें। तो इसलिए कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें। दूसरा, जब इसका हम बॉडी लिखेंगे, इसका बॉडी पार्ट है, इसमें मुख्य जो संरचना इसकी है, इसकी बात करेंगे। इसमें हमें क्या लिखना है? थोड़ा सा बॉडी वाले में हमें इसमें डिटेल में लिखना है, विस्तार से लिखना है। जो भी हम लिखने जा रहे हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन है, इसका विस्तार इसमें होगा। और विस्तार में आमतौर पर क्या क्या डालना चाहिए हमको? विस्तार में देखिएगा, थोड़ा विस्तार से लिखेंगे तो इसके विस्तार में हमें कुछ चीजों को डालना चाहिए। जैसे इसमें मान ली कोई थिंकर्स है, कोई चिंतक है, थिंकर्स, तो पहले उसके जो थिंकर्स है, चिंतक है, उसको डालने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इसमें जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स है, मान ली कोई डेटा वेटा है, फैक्ट है, केस स्टडी है, तो उसको डालने की कोशिश करेंगे। तीसरा, जब हम बात करेंगे तो इसमें करेंट से जरूर जोड़ें। इससे जो है करेंट से, आपका करेंट से इसको जोड़ना, ये बहुत जरूरी है। करेंट से समसामयिकी घटनाओं का उदाहरण दें। कोई आसपास के मौजूदा घटना है, करंट अपडेट क्या है, उसको हम फोकस करें। और जरूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा कहते हैं इसको फ्लो चार्ट बनाएं। एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब होता है डायग्राम। कोई जरूरत पड़े तो डायग्राम वगैरह उसको बनाइए और डायग्राम बना के दिखाइए। उससे क्या होता है ना, आपका काम आसान हो जाता है। बहुत सारे शब्दों में नहीं लिख सकते तो डायग्राम बना के दिखा देंगे तो बात समझ में आ रही। खासकर समय कम हो आपके पास तो डायग्राम का महत्व बहुत अधिक है। और ऐसे भी डायग्राम बनाने से आंसर आपका इंप्रेसिव होता है। लेकिन सब जगह डायग्राम की जरूरत भी नहीं, कहीं होगा एनालाइज करो, विश्लेषण करो, तो ऐसे मामले में थोड़ा सा हमें बचना चाहिए डायग्राम वगैरह बनाने का। अगला है जो तीसरा जो हमारा होगा अंतिम, वो हम क्या करते हैं? निष्कर्ष। क्या करते हैं? निष्कर्ष। इस निष्कर्ष में हम क्या करते हैं? जो इसमें बॉडी में लिखा ना, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसी का मूलतः ये सारांश होता है। सारांश होता है किसका? बॉडी स्ट्रक्चर का सारांश निष्कर्ष में होता है। और लास्ट समय में जब आप कंक्लूड करिए, कंक्लूजन होगा, तो बिल्कुल थोड़ा सा सकारात्मक रूप से, सकारात्मक शब्दों से अंत करें। सकारात्मक शब्दों से अंत करें। इस सकारात्मक शब्द में अधिक कोई सकारात्मक सुझाव हो तो अच्छी बात है। सकारात्मक सुझाव समझ में नहीं आ रही है, कोई थिंकर है, उसका कोई कोटेशन है, कोई स्टेटमेंट है, वहां से भी कंक्लूड करें तो बड़ा मजा आएगा, तो आपके आंसर उससे बेहतर हो जाएंगे। अब जरा देखिए फटाफट, इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन को बारे में बता रहा हूं। जैसे मान ली क्वेश्चन हमने लिखा, एक पीवाईक्यूज आया हुआ 1 साल का, वो पीवाईक्यूज का एक क्वेश्चन है कि भारत में, एक क्वेश्चन है कि भारत में एक राइट क्वेश्चन है कि भारत में जाति व्यवस्था, भारत में जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता, भारत में जाति व्यवस्था की क्वेश्चन किस पर है? प्रासंगिकता।
का भारत में जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता की आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब कितना प्यारा क्वेश्चन है। भारत में जाति व्यवस्था, ये वर्ड ना थोड़ा एक मिनट के, भारत में जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्या पूछ रहा है? जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता, अब पूछ रहा है आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब इस आंसर को लिखने के लिए हमें, हमारा पहले बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे बताया था कि सबसे पहले हमको परिचय लिखना है इसका, और जब परिचय हम लिखेंगे तो परिचय में क्या डालेंगे? क्वेश्चन किस पर है? जाति व्यवस्था। तो कीवर्ड क्या हुआ यहां पर? जाति व्यवस्था। तो आप कहेंगे पहले एक लाइन में डिफाइन कर देंगे इसको कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, भारत में जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था समाज में लोगों का संस्तरण आधारित विभाजन है। क्या लिखा? संस्तरण आधारित। भारत में जाति व्यवस्था लोगों का संस्तरण मतलब हायरार्किकल, संस्तरण आधारित विभाजन है। अर्थात समाज में विभिन्न समूहों का उच्च निम्न क्रम में, पदानुक्रम में लोगों का विभाजन जाति व्यवस्था है। एक पार्ट आपने 30-40 सेंटेंस में लिख दिया। अब दूसरा आएंगे इसका बॉडी स्ट्रक्चर। इसके आते जो मुख्य भाग, इसका जो मुख्य भाग होगा बॉडी स्ट्रक्चर। अभी बॉडी स्ट्रक्चर में क्या हो गया? भारत में जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता। तो प्रासंगिकता पर पहले लिखेंगे कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो आज भी तो लिखेंगे ना, भारत में जाति व्यवस्था तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी जाति व्यवस्था को किसी न किसी रूप में प्रासंगिक माना जाता है। और यह प्रासंगिकता क्यों है, किस संदर्भ में है? तो आप पहला लिख सकते हैं इसमें कि प्रासंगिकता इस कारण से बना हुआ है कि आज भी एक होगा कि भारत में इसकी प्रासंगिकता है, वह यह है कि परंपरागत श्रम विभाजन, जाति व्यवस्था परंपरागत रूप से श्रम विभाजन है, इसलिए अपने कार्यों में लोग विशेषीकरण को प्राप्त करते हैं। पहली बात, एक पॉइंट लिख दिया। दूसरा इसमें लिखेंगे कि जाति व्यवस्था जो है इसमें लिखेगा सामूहिकता को बढ़ावा मिलता है, सामूहिकता या सामुदायिकता के संदर्भ में देखेंगे। तीसरा है जाति कल्याण, हर एक जाति अपनी कल्याण के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। तो जाति कल्याण को देखते हैं। आजकल जाति व्यवस्था की राजनीतिक भूमिका बढ़ी है, जाति व्यवस्था की राजनीतिक भूमिका बढ़ी है। तो आज इसकी प्रासंगिकता क्या है? राजनीतिक भूमिका के रूप में। फिर देखिएगा जाति व्यवस्था का और रेलिवेंस देखना चाहेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। और रेलिवेंस में हालांकि मैं लिखवा रहा हूं, आप ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे परीक्षा में, क्योंकि मुझे लिखना है पॉइंट्स के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूं कि परंपरागत श्रम विभाजन, सामूहिकता, जाति कल्याण, राजनीतिक भूमिका। इसके साथ साथ जाति व्यवस्था का हमारे देश में जो सबसे बड़ी भूमिका आज बनी हुई वो हमारा है विवाह का निर्धारण। विवाह का निर्धारण अब कितना भी बदल जाए, आज भी जाति व्यवस्था लोग अपने ही विवाह, अपने ही जाति के अंदर शादी करते हैं। इसको बोलते हैं अंतर जातीय विवाह, सॉरी इसको बोलते हैं अंतर विवाही। तो जाति व्यवस्था विवाह को निर्धारित करता है। और कभी कभी न्याय के लिए सामूहिक तौर पर जब किसी जाति व्यवस्था के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसके लिए लड़ना, न्याय के लिए गोलबंदी करना एक बात हो गई, ये प्रासंगिकता हो गई। अब आगे आएंगे, लास्ट पार्ट जो कंक्लूजन होगा उसमें यह होगा, प्रासंगिकता तो बता दिया, अब करें आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो जैसे आपके आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण तो आपने तो कर दिया कि जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता क्या है। अब आलोचनात्मक परीक्षण वाला पार्ट में लिखेंगे कि परंतु
जाति व्यवस्था, परंतु जाति व्यवस्था, देखिए, परंतु जाति व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में तमाम प्रासंगिकताओं के बावजूद, जाति व्यवस्था में तमाम प्रासंगिकताओं के बावजूद कुछ कमियां हैं जो निम्नलिखित है, आपने क्या लिख दिया कि जाति व्यवस्था में प्रासंगिकता आपने लिख दिया। अब आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे तो लिखेंगे परंतु तमाम जो जाति व्यवस्था के लाभ हो सकते हैं, गुण हो सकते हैं, तमाम उसकी प्रासंगिकताओं के बावजूद जाति व्यवस्था में कुछ कमियां हैं और जाति व्यवस्था की आलोचना है। पहला क्या है, उसमें लिखेंगे जो जाति व्यवस्था के कारण ही भारत में क्या हुआ है, आज भी भारत में अस्पृश्यता है। जाति व्यवस्था ने अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया है। पहली बात, जाति व्यवस्था ने शोषण को बढ़ावा दिया है, शोषण आधारित व्यवस्था है ये। और भारत में वर्तमान समय में जाति व्यवस्था ने ही जातिवाद को प्रमोट किया है, जातिवाद। और चौथा पॉइंट लिखेंगे जो भारत में जाति व्यवस्था आज दिखेगा पहचान की राजनीति को बढ़ावा दिया है, पहचान की राजनीति को बढ़ावा दिया, पहचान की राजनीति। तो हम कह सकते हैं, और जातीय हिंसा, भारत में जातीय संघर्ष प्लस जातीय हिंसा। तो जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता तो है, परंतु जाति व्यवस्था में ये सारी चुनौतियां हैं जिसके कारण जाति व्यवस्था की अपनी कमी है। अब निष्कर्ष कर दिया, लास्ट खत्म हो गया। निष्कर्ष में क्या लिख दिया आपने फिर उसके बाद कि अतः स्पष्ट है कि भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही रहा है, तमाम उपाय किए गए हैं, आंदोलन किए गए हैं जाति व्यवस्था खत्म करने का, फिर भी आज भी जाति व्यवस्था जो पहचान के लिए, जाति व्यवस्था आज भी पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए, राइट, न्याय के लिए, राजनीति के लिए प्रासंगिक बना हुआ है, आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, जबकि जाति व्यवस्था कम होना चाहिए और धीरे धीरे मिटना चाहिए। बस ये कंक्लूजन हो गया आपका कि आपने कह दिया कि मैं जाति व्यवस्था के पक्ष में नहीं हूं, एक मिटना चाहिए, फिर भी प्रासंगिकता इस कारणों से पहचान के लिए, न्याय के लिए, राजनीति के लिए आज भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, परंतु जाति व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इट। ऐसे हम आंसर को लिख सकते हैं, ऐसे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बताया मैंने, पीवाईक्यूज का महत्व क्या है, क्यों पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें, एक क्वेश्चन लिख के आपको दिखा दिया। ओके, मैं समझता हूं कि थोड़ा आपके लिए काफी मतलब हेल्पफुल रहा है ये, और इससे थोड़ा सा आप हेल्प लेंगे, थोड़ी सी गाइडलाइन आपको मिलेगा इसमें, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।